तो अपना इसमें बेसिक फंडा वो करने वाले हैं, लेट इनिट वर्सेस नलेबल टाइप्स। ठीक है, और टॉपिक इसमें हेडलाइन है टू इज इट टू लेट टू इनिट। इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो? टू लेट टू इनिशियलाइज। किस चीज से, क्या तुम लेट हो गए इनिशियलाइज करने के लिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फंडा क्या है, उस इमेज को इग्नोर करते हैं, उससे सब कुछ पता चल जाएगा। कॉटलिन में तुम ये बताओ, कॉटलिन में कितने तरीके जानते हो नलिबिलिटी चेक करने के? नलिबिलिटी टैकलिंग की कितनी स्ट्रैटेजीज या फिर तरीके जानते हो? लेट वाला हो गया एक, तो एक ठीक है, एल्विस। हाँ बोलो बोलो। हाँ एल्विस है, एक सेफ नल वाला है वो क्वेश्चन मार्क और कोलन, हाँ एल्विस है, और एक डबल एल्विस क्वेश्चन ऑपरेटर है। मार्क, एक डबल, हाँ एल्विस ऑपरेटर है, एक डबल एक्सक्लेमेटरी, हाँ उसका ठीक नाम है, नहीं पता मुझे। बैंग वो बैंग, उसको वो बैंग बैंग कहते वो हैं। वो बैंग। टैकलिंग के लिए थोड़ी है, वो तो क्रिएट करता है। चलो ठीक है, तुम डिस्कस करो और साथ में भी देख लो। ठीक है, तो सीन क्या है, ये सब नीचे ये जो मैंने लिखे हैं ये तरीके हैं नलेबिलिटी को कम करने के कोड से। सबसे पहला क्या होता है, तुम जब इंटरप्ट कर रहे होते हैं ना, मतलब जब तुम जावा का कोड एक्सेस कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो फील्ड नलेबल हो सकती है नहीं नलेबल हो सकती है ना। तो एक तो तब है ठीक है। तुम्हें नलेबल चीजें मिल सकती हैं, तो बेस्ट होगा तुम उन पे एनोटेशंस डाल के पहले से ही कॉटलिन कंपाइलर को बता दो कि ये फील्ड नल नहीं आने वाली। तो ये तुम्हारा कोड बेस थोड़ा सेफ कर देता है ना, नलेबल इनकाउंटर करने से पहला। दूसरा, कॉटलिन के खुद के ऑपरेटर्स हैं, डबल बैंग या फिर एल्विस ऑपरेटर, है ना। तीसरा क्या है, हमारे डबल बैंग, नल ठीक है। पॉइंटर का, आने का एरर क्या होता है, कास्टिंग जब फेल हो जाती है। ठीक है, तो कास्टिंग ऑपरेटर एज मत इस्तेमाल करो, नंगा एज मत इस्तेमाल करो, एज के साथ एल्विस, एज एल्विस या फिर इज, ये दोनों इस्तेमाल करो। ठीक है, पहले उसके बाद करो फिर एज करो, या फिर नहीं, दोनों में से एक, हमेशा दोनों में से एक होगा। नहीं, वो अच्छा चेक मुझे करते हैं एक ना बात पहले। बता, अगर इज हुआ तो कंपाइलर तुम पहले से इस कंडीशन चेक कर लोगे, जब तुम स्कोप में होगे तो कंपाइलर को पहले ही पता होगा इस टाइप का है, तो तुम्हें कास्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज करो। जब तुम एज करके क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो तुम्हारी फील्ड वो नलेबल हो गई, तो अब तुम उसको नल की तरह हैंडल करके चलोगे कि मेरी कोड फेल हो सकती है। अब मैं फेलिंग कोड को लिखने के लिए सेफ कोड लिखता हूँ, समझ रहे हो ना। नलेबल कोड को कैसे हैंडल करते हो, नल चेक का एल्स लगाते हो हमेशा, एल्स पार्ट क्या होगा, फट गया तो क्या होगा, ये लगाते हो ना। वही, इससे ये चीज तुम इन्फोर्स कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर नॉट नल में है, लेकिन नल होगे तो कोड फट जाएगा, इसकी कंडीशन है। इसमें जो भी तुम डालोगे वो कंपाइलर मान लेगा कि ठीक है नल नहीं होना चाहिए, उसको चलाएगा। दूसरा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तुम्हें एक्सटेंशंस बना के दे रखी है बहुत सारी, जिसमें गेट और नल है। इसमें क्या होगा, तुम्हें अगर फेल हो गया तो तुम्हें नल मिल जाएगा, तो तुम अब कोड आगे जो लिखोगे वो नल सेफ लिखोगे। दूसरा क्या, हमारे लिस्ट के ऊपर ऑपरेटर्स होते हैं बहुत सारे जो नल टैकलिंग में हेल्प आउट करते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ नॉट नल्स है और फिल्टर नॉट नल है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तुम्हारी लिस्ट के अंदर नल फील्ड्स है ना, तो उनको फिल्टर करके नॉन नलेबल फील्ड्स का तुम्हें रिटर्न कर देंगी। तीसरा है जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है, वो है कहते हैं कि मुझको नलेबल चीज नहीं लगानी तो मैं उसको लेटिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल इस पे ही है, क्या ये तरीका है, क्या तुम इससे अचीव कर पा रहे हो तुम्हारी नल हैंडलिंग, जो ये सब पॉइंट्स, ये बड़े वाले पॉइंट्स कर पा रहे हैं। पूरा आर्टिकल इस चीज पे है। ठीक है, तो लेट इनिट मॉडिफायर के ऊपर है, तो अगर तू लेट, अब थोड़ा मुझे भी ढंग से याद नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या है कि लेट इनिट का ओवरऑल फंडा क्या है, ये ऐसा कीवर्ड है आप जिसके आगे लगा देते हो ये बताने के लिए कंपाइलर को कि भाई साहब इसकी वैल्यू मैं बाद में एलोकेट करूंगा। ठीक है, वैल्यू मतलब इसके अंदर मेमोरी भी ले ले, कि उसको तुम भी बाद में मेमोरी देना जब उसकी वैल्यू असाइन होगी, है ना। वर्ड हम क्या करते हैं, नलेबल फील्ड करके नल डाल देते हैं। तो इसमें शॉर्ट में मैंने बताया है, ये थोड़ा पढ़ लो, पढ़ के सुना दे यार, ये थोड़ी 3 लाइन पे एक्सप्लेन करता हूँ। So, as a common practice by Java developers used to initialize the global variable as null. In Kotlin, since people have access to late init modifier, they tend to initialize global variable using it, so they don't have to start off with the nullable type variable and don't have to do the null handling every time they access the value of the object. ठीक है, कूल है, समझ आया। सब ग्लोबल फील्ड्स को लेट इनिट डाल देते हैं, ये सोचते हैं कि मैं नलेबल फील्ड को मतलब लेट इनिट डाल दूंगा तो नलेबल नहीं होगी तो मुझे सारी जगह नल चेक करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला पढ़ लो।
So, in my opinion, global variables are necessary evil because in the framework like Android, they are most like They are more like a cache. catch. They're more like a cache at the scope of activity or fragment UI components, which can be destroyed anytime. So keeping them cached can cause memory leaks and other scope-related issues, which will doom your code sooner or later. But we cannot just ignore global variables. The convenience they bring is much greater, and they are sometimes the only solution or quick fix for a problem. मेरे हिसाब से ग्लोबल फील्ड्स होने नहीं चाहिए कोड बेस में, ठीक है, तभी वो कोड बेस सबसे सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जाके चीजें स्कोप में करोगे। अगर स्कोप में करोगे तो कभी लीक नहीं करोगे, आप किसी भी लाइफ साइकिल के आउटसाइड नहीं जाओगे, फंक्शन में सारा खेलोगे, फंक्शन कोई मतलब वैल्यू रिटर्न कराओगे और वो फंक्शन ही आगे ट्रांसफर कर दोगे अपना काम करने के लिए, जो कि 1000 टाइम बेटर है, क्योंकि फंक्शन जब तक इन्वोक नहीं होता तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता और वो फालतू में अपना स्टेट कहीं स्टोर करके नहीं रखता। अब इसको तू कन्वर्ट कर देगा ना ग्लोबल वेरिएबल्स रखने में, तो ग्लोबल वैल्यूज क्या करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे और एग्जीक्यूट का रिजल्ट एक वेरिएबल में वैल्यू में स्टोर कर देंगे। अब वो वैल्यू क्या होती है, स्कोप्स के लेवल पे जिंदा रहती है, यानी कि जब तक वो ऑब्जेक्ट या फिर यूआई कंपोनेंट्स के टर्म्स में कहूँ एक्टिविटी और फ्रैगमेंट जिंदा है, उसका इंस्टांस, उसका रेफरेंस जिंदा है, तब तक वो वैल्यू वहां पे पड़ी रहेगी। ठीक है, अगर वो वैल्यू पड़ी हुई है, किसी ने उसको एक्सेस करा, तो उसको लास्ट कंप्यूटेड वैल्यू जो उस फील्ड में डाली गई थी वो मिलेगी। हो सकता है जो लास्ट मिली और जो करंटली अभी चल रही है वो सेम ना हो। मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए तो जैसे अगर जावा में है ये केस, तो अगर लास्ट कंप्यूटेड और करंटली वाली बात है तो वो आएगी थ्रेड्स के केस में, यही हो सकता है ना? नहीं, अगर तो फॉर एग्जांपल अब समझ ले तूने ऑन क्रिएट में एक वैल्यू उठा के उसमें डाल दी किसी वेरिएबल में, अब तू ऑन रिज्यूम में जाके उसका कोड चेक कर रहा है, ठीक है, या कुछ कंप्यूटेशन कर रहा है, तेरे को वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू अब एक और सोर्स से आ रही है, मतलब समझ रहा है, एक तो तेरे पास लोकल पड़ा है और ये फंक्शन से वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यूज है, लेकिन बस तूने पहली टाइम कैश करके ऊपर ग्लोबल वेरिएबल में बना दी थी। अब तूने क्या करा, ग्लोबल वेरिएबल से वैल्यू नहीं उठाई, तूने वैल्यू उठाई उस फंक्शन से वापस कॉल करके। अब तेरे पास दो एक ही टाइम पे दो अलग अलग वैल्यूज होंगी ना, एक जो वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, एक जो ग्लोबली पड़ी है, जो लास्ट कैश वैल्यू है। तो तू एक टाइम पे 2 जगह वैल्यूज मेंटेन करके रखा है, अब तेरे को क्या पता कि कौन सी वाली सही है? सबसे बड़ी इनकंसिस्टेंसी यही तो है सिस्टम में। ठीक है, अब इस चीज को तू देखेगा ना, अब लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है, इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये तेरे को क्या कैपेबिलिटी देता है, तेरा स्कोप बढ़ा देता है। इससे बड़ा कन्वीनियंस क्या होगा तेरे लिए कि तूने एक वैल्यू कंप्यूट करी, उस कंप्यूट को तू आगे फंक्शन पैरामीटर से फॉरवर्ड नहीं कर रहा, कहीं से भी मैजिकली लेके आ जा रहा है। समझ आ रहा है तेरे को कैसे? अब तू इसको अगर तू डैगर से कंपेयर कर सकता है। अगर डैगर में एक्टिविटीज में फील्ड इंजेक्शन करते हैं, है ना, तो तू ये कह सकता है फील्ड तो वहां पे मैंने इक्वल्स टू करी नहीं, तो मैजिकली कहां से आ गई? हाँ, है ना, क्योंकि तूने कंस्ट्रक्टर से भेजी नहीं, है ना, कंस्ट्रक्टर से भेजी नहीं, तो उसकी डिपेंड। अब ये ना ऐसी, जब तू ऐसा कोड लिख रहा होता है ना, तो तू लाए कर रहा होता है सिस्टम से कि तेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी तेरे पास वो चीज है। समझ रहा है ना? तू आउटसाइड सिस्टम से लाए कर रहा है कि मेरे को ये चीज की डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन एक्चुअली तेरी उस चीज से डिपेंडेंसी होती है। समझ रहा है ना? ये समझ रहा है कैसे हुआ फिर? देख, अगर मैं कोई चीज फंक्शन में पैरामीटर की तरह पास कर रहा हूँ, अब उस फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए वो चीज डिपेंडेंसी है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर मैजिकली कहीं से भी वो फील्ड इंजेक्ट होके आ जाएगी अपने आप, चाहे ग्लोबली आए या फिर बाहर से इंजेक्ट होके आए, तो ये तो मैजिक हो गया ना, ये वैल्यू कहाँ से आ गई सिस्टम में? अब तेरा फंक्शन भी उस पर डिपेंड हो गया, लेकिन वो आई कहाँ से? ठीक है, वो ये तो गलत है ना, लेकिन ये कन्वीनियंस भी है। समझ रहा है? कन्वीनियंस भी है और ये पॉइजन भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये फंडा हो जाता है ग्लोबल फील्ड के साथ। तो लोग क्या करते हैं, इस चीज का फायदा वो बहुत ज्यादा उठाते हैं और इसको ही एक मतलब ये कभी कभार ये ओनली सोल्यूशन होता है किसी चीज को अचीव करने के लिए। आप इतना ज्यादा फंस जाते हो कभी कभार कि आपको रखना ही पड़ जाता है फील्ड को ग्लोबल, ताकि आप अपना लॉजिक आगे कर पाओ। ओवरऑल मेरे हिसाब से ग्लोबल वेरिएबल्स होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन बनाने पड़ जाते हैं वाली चीज है। और ये ऐसे पड़ जाते हैं कि कभी कभार सोल्यूशन कोई और होता ही नहीं है इनका, मतलब बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये थोड़ा पढ़ ले, मेरे को याद नहीं है ढंग से। ग्लोबल वेरिएबल्स शुड बी लेटेंट और नलेबल। हाँ, तो अब तू डिसाइड करेगा। देख, यहाँ पे मैंने ऊपर क्या बताया, जावा डेवलपर की थिंकिंग क्या होती है कि मैं अगर मैं सो नलेबल ना बनाऊं, अगर जावा डेवलपर कॉटलिन में आ जाता है,
मैं उसको नलेबल नहीं बनाऊंगा, मैं उसको लेट इनिट मार दूंगा। तो अब टॉपिक आगे हम इसी से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अब जो ग्लोबल फील्ड बना दी है जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो नलेबल होनी चाहिए या लेट इनिट होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ लो। So this totally depends on what you are storing in the variable. If it's a view, I will strongly suggest to keep it nullable so that it can you can release it in the destructive life cycle of the UI of your UI components. They are worthy to be null checked on every access. समझ आया फंडा क्या है? मैंने कहा कि अगर आपको लेट इनिट करना है, नलेबल रखना है, डिपेंड करता है आपका यूज केस क्या है। आप ब्लाइंडली जाके नहीं रख सकते कि ब्लाइंडली मैं लेट इनिट ही रखूंगा, ब्लाइंडली मैं नलेबल ही रखूंगा, ये नहीं है। अगर आप ब्लाइंडली देखो, जब आपने एक बार लेट इनिट कर दिया, आपके पास उसको रीअसाइन करने की कोई वो नहीं है, तरीका नहीं है। नलेबल तो बिल्कुल असाइन नहीं कर सकते, सेम नया इंस्टेंस इनिशियलाइज कर सकते हो, क्योंकि लेट इनिट वैर होता है, वैल नहीं होता। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लें, लेट इनिट वैर हाँ वैर होता है। वैर हाँ, तो वैर होता है, तो आप फिर से उसको रीइनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन उसको नल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तो सीन के एक बार वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो वो वैल्यू हट नहीं सकती, नल नहीं हो सकती गार्बेज कलेक्शन के लिए। ठीक है, अगर नलेबल है, ठीक है, और अगर समझ ले कोई डेटा ऑब्जेक्ट है, मैं उसको नलेबल रख दूं जबकि वो कभी जिंदगी में कभी नलेबल नहीं होगा, बस वो देर से इनिशियलाइज होने वाली फील्ड है, तो मुझे हर जगह उसकी नल हैंडलिंग करनी पड़ जाएगी बेमतलब में, तो कोड में पोल्यूशन आ जाएगा, नॉइज आ जाएगी कोड में। और उसका एक और भी रिजल्ट है, क्या आ जाएगा कि कोड का बाइट साइज बढ़ जाएगा, उसमें नल चेक के सारी स्टेटमेंट वेटमेंट वो सब हो जाएगी। तो ये दिक्कत वाली चीज है, समझ रहा है ना? तो मतलब अगर तुम स्ट्रिक्टली लेट इनिट या स्ट्रिक्टली नलेबल रखोगे तो तुम पागल हो। ठीक है, वर्ड में कोई और यूज करना चाहता हूँ, लेकिन पागल हो तुम। ठीक है, तो अब इसका फंडा क्या है? मैंने यहाँ पे एक चीज बोली है, डिपेंड करता है तुम डेटा ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हो या व्यू ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हो। ठीक है, अगर तुम डेटा ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा डेटा कभी नल नहीं होने वाला, तो तुम उसको लेट इनिट रखोगे, क्या दिक्कत की बात है? डेटा क्लास ही तो है। क्योंकि डेटा अगर कहीं पर रह भी जाएगा, डेटा का कोई रेफरेंस होल्ड करके कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं सकता जब तक डेटा कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। लेकिन अगर तू व्यू की बात कर रहा है, व्यू अगर स्मॉलेस्ट व्यू भी बनाएगा ना, वो ज्यादा मेमोरी खाएगा कंपेयर टू अ डेटा जो बहुत ज्यादा लार्ज हो। छोटे से छोटा व्यू तक आपके एंड्रॉइड सिस्टम की बैंड बजा सकता है ना, अगर वो लीक हो गया तो, क्योंकि वो मेमोरी कभी वापस ही नहीं मिलेगी सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो उसको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि जब आप अपने लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स के साथ खेल रहे हो, जिसमें व्यू सबसे बड़ी चीज है, तो उसको नलेबल टाइप रखो। और उसमें मैं एक और चीज सजेस्ट करता हूँ, कभी व्यू को ग्लोबली मत रखो। ठीक है, अगर तुम ग्लोबल रखो तो आथू तुम पागल हो। ठीक है, लेकिन अभी तुम व्यू बाइंडिंग के बारे में पढ़ने वाले थे, है ना, हम कवर कर रहे थे, उसमें हमें रखनी पड़ रही है, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, वो व्यू बाइंडिंग के आर्टिकल में डिस्कस्ड है। ठीक है, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उस पर वापस चले जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जनरली हम नल चेक्स के लिए क्या क्या यूज करते हैं, लाइक नल चेक्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। तो उनमें जो मेथड्स थे नल चेक्स को प्रिवेंट करने के, वो थे ये सब मेथड्स। तो इनमें हमने लास्ट में पढ़ा कि आजकल लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि लेट इनिट, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए उसको लेट इनिट बना देते हैं, ताकि उसका नल चेक का चक्कर ना रहे, कि हर जगह हमें नल चेक ना करना पड़े या उसको नल से इनिशियलाइज ना करना पड़े किसी भी वेरिएबल को, तो इसलिए उसको लेट इनिट बना देते हैं। बट क्या ये मेथड सही है? क्या हर जगह लेट इनिट बनाना चाहिए? क्या उसको ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहिए हमें, या हमें लोकली उसको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहिए? तो ये सब बताया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जनरली जो जावा डेवलपर्स होते हैं ना, वो क्या प्रेफर करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल बना लिया, उसको हर जगह एक्सेस कर लो, तो और उसकी वैल्यू चेंज अकॉर्डिंगली चेंज करते रहो, और जितने भी मेथड्स यूज हो रहे हैं, अगर हर मेथड में भी यूज हो रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज करते रहो। बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ updating the global variable, because this can lead to inconsistencies, like जैसे तूने बताया था कि कैशिंग वाला केस। ठीक है, मैं फिर से सम करता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा समझो मैं मेरी इंटेंशन क्या समझाने की, वो थोड़ा पकड़ना। जब हम कोड लिख रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ कंप्यूट करते हैं, उस कंप्यूट को आगे ट्रांसफर करते हैं, फिर उस पर कोई कंप्यूट करता है, फिर उसको आगे ट्रांसफर करते हैं, राइट?
यानी कि हर कंप्यूटेशन के बीच में लिंक होती है कुछ ना कुछ, हाँ है ना। हम हमेशा कंप्यूटेशन करके फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। कभी कभार हमारी ये कंप्यूटेशन की चेन है ना ब्रेक हो जाती है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारे कंप्यूट का रिजल्ट कहीं स्टोर करना पड़ता है, कुछ और कंप्यूट करना पड़ता है, और फिर वो जो पुराना कंप्यूटेशन था ना उसको नए वाले कंप्यूटेशन के साथ जोड़ना पड़ जाता है। ऐसा फ्लो आ जाता है ना कभी ना कभी। तो लोग क्या करते हैं कि अब हो सकता है तूने दूसरा जो नया कंप्यूटेशन कर रहा है ना, वो कंप्यूटेशन करने के लिए तो दूसरे स्कोप में चला गया हो। हाँ तो उस स्कोप में क्या करते हैं, जो पुराना कंप्यूटेशन का जो तेरे को रिजल्ट चाहिए था ना, वो डिपेंडेंसी में पास नहीं करते, ग्लोबली डाल देते हैं। ठीक है, फिर वो ग्लोबली ठीक उस कंप्यूटेशन के अंदर बुला लेते हैं नई वाली के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। अब ये गलत कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुमने जो ग्लोबल चीज डाली थी ना, वो अब वो उसका स्कोप है ना जितने भी उस कंप्यूटेशन के बाहर भी हो चुका है। मतलब वो रिजल्ट जो तुमने आखिरी कंप्यूटेशन करा था उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। हाँ ठीक है, अब इसके एक्टिविटी स्कोप। हाँ हाँ, अब इसमें एंड्रॉइड मत घुसेड़। अब मैं सीधा डेटा को देख, वो डेटा खुला पड़ा है ऊपर ग्लोबल स्पेस पे, हाँ तो हाँ कोई ठीक भी है बंदा जाके ठीक उसको है। म्यूटेट कर सकता है। पहली चीज ये है। ठीक है ठीक है, यानी कि तुम अब उस रिजल्ट पे भरोसा नहीं कर सकते। पहली ठीक चीज, है सबसे बड़ी चीज ये होती है। दूसरा, ठीक है, वो जो डेटा था, ठीक है, तुम्हारा उसको कोई भी म्यूटेट कर सकता है। इस टर्म्स में तो तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा, इस टर्म में भी भरोसा नहीं कर सकते क्या वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है तुम्हारी वैल्यू का। मतलब इससे पहले तुम कंप्यूट कर रहे थे, कंप्यूटेशन को आगे बढ़ा रहे थे। अब हो सकता है कि तुमने ये कंप्यूटेशन भी किसी एक फंक्शन में करी हो। अब जो तुम्हारा ग्लोबल पड़ा हुआ है और जो तुम उस फंक्शन को कॉल करने पे जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है उनकी वैल्यू डिफरेंट हो। ठीक है, तो तुम इस पे इस टर्म्स में भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास अब ग्लोबल वैल्यू है जिसको कोई भी म्यूटेट कर सकता है, और दूसरा अब वो कैश है, लेटेस्ट कंप्यूटेड वैल्यू नहीं है, वो प्रीवियसली कंप्यूटेड वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। तीसरी क्या चीज हो गई, अब तुम सिंस दो स्टेट हो गए हैं एक्सेस के, तेरे को दोनों को मेंटेन करना पड़ जाएगा। अगर लेकिन वो तभी तू करेगा जब तू अवेयर होगा। और मोस्टली टाइम क्या होता है, लोग अवेयर नहीं होते कि उन्होंने ग्लोबल फील्ड उन्होंने बनाई है, बना के भूल जाते हैं किसी और ने बनाई है, और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो करना सही है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब यानी कि जो चीज मैं लीनियरली कर रहा था, वहां पे मेरे डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा हो गए हैं कि मैं उस पर कुछ ना कुछ हैक लगाने लग जाऊंगा, तो मेरी मेंटेनेंस फकअप हो गई है कोड की। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आ गया। तो ग्लोबल फील्ड्स क्या कर रही हैं, जब भी तुम ग्लोबल कंप्यूटेशन कर देते हो और डिपेंडेंसीज में या पैरामीटर्स में डायरेक्टली पास नहीं कर रहे होते हो, तो तुम एक तरीके से अपने कोड बेस की ऐसी की तैसी मार रहे हो। लेकिन लोग तब भी करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये तीन जो चीज, ये जो श्राप है ना, ये एक्सेस वो भी है, कन्वीनियंस भी है। कैसे, तुम्हारे पास प्रीवियस कंप्यूटेशन का एक्सेस है, फुल टाइम पावर है। दूसरा क्या है, ये नाम क्या है, ये इसका स्कोप जो है, इसका स्कोप बहुत वास्ट है। इसको तुम दूसरे वेरिएबल से भी एक्सेस कर सकते हो, दूसरे सेट से भी एक्सेस करते हो, दूसरे क्लासेस से भी एक्सेस कर सकते हो। ये बहुत वास्ट स्कोप है, ये भी एक पावर है। तीसरा क्या है, तुम्हें बार बार अगर समझ ले वो फंक्शन कंप्यूट करना एक्सपेंसिव था। दो सोर्स ऑफ ट्रूथ है ना, है ना, एक तो प्रीवियस कैश्ड वाला है, और एक इस फंक्शन से लेटेस्ट कंप्यूटेड वैल्यू वाला है। हो सकता है वो लेटेस्ट कंप्यूटेड वैल्यू वाला फंक्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए तुमने उसको कैश करा था, है ना। तो अब तुम्हारे पास बार बार कंप्यूटेशन में एनर्जी वेस्ट करने का वो भी है ना, ऑल्टरनेटिव है। कंप्यूटेशन में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, लास्ट कंप्यूटेड रिजल्ट पड़ा है, तो ये भी एक तरीके का ब्लेसिंग है ना। तो समझ रहे हो ना, ये कन्वीनियंस भी है और ये पॉइजन भी है। ये तीनों तीनों फंडे, और भी फंडे ऐड होते हैं, लेकिन मोटे मोटे मेरे दिमाग में भी ये तीन आ रहे हैं, तो मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल्स आर फकिंग नॉनसेंस बट गुड फॉर योर कोड बेस। ठीक है, तो जब तुम्हें कॉटलिन ने इतनी पावर दी है कि तुम डिसाइड कर सकते हो, तो वो डिसीजन लो ना कि कौन सी चीज नलेबल होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। उसमें मैं तुम्हारे को एक चीज मैंने कैटेगराइज करके दे दी। क्या कैटेगराइज करके दे दी, कि डेटा है तो तुम कंसिडर कर सकते हो लेट इन इट। ठीक है, लेकिन अगर वो है, नाम क्या है, व्यू जैसा कोई कंपोनेंट है जो फ्रेमवर्क स्पेसिफिक है और बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा हद पार एक्सपेंसिव है, तो तुम नलेबल रखो ना उसको। और वो नलेबल हम क्यों रख रहे हैं, नल ये नल चेकिंग के लिए नहीं रख रहे, उसको वापस रिलीज करने के लिए रख रहे हैं। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि उसकी वैल्यू
पे नल चेक करना होगा, एरर ना आ जाए। एरर स्टेट की बात नहीं कर रहे हम, उसको नलेबल रखने की, उस एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन को वापस रिलीज करने के लिए या फिर सिस्टम से क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। मैं अगर मेरे पास लेट इनिट मैं कर दूंगा, अगर मुझे अपनी लास्ट कंप्यूटेशन ग्लोबल फील्ड क्लियर करनी है तो मैं नहीं कर सकता, है ना। वो कैपेबिलिटी मुझे इधर ही मिलेगी, राइट। तो ये फंडा है, ठीक है। तो अब इसमें ओवरऑल मैंने यही डिस्कस करा है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ सकते हो, पूजा तू पढ़ ले। Unlike nullable types, it will not give compiler on access. It will directly blow on your face if you एक try मिनट to यहाँ से, access it एक बार without. यहाँ से ही पढ़ ले, स्टार्टिंग से पढ़ ले यहाँ से, ठीक है। ठीक है. This totally depends on what you are storing in the variable. If it's a view, I will strongly suggest to keep it nullable so as to release it in the destructive life cycle of your UI components. They are worthy to be null checked on every access. If it's a data component, then you can use late init with giving a second thought. If there is another problem laying inside, using late init. ठीक है, लेट इनिट, Unlike, हाँ, हाँ, मतलब तुम लेट इनिट लगा तो सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें सेकंड थॉट देना ही पड़ेगा, क्योंकि लेट इनिट के अंदर भी खुद की कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। ये चीज बोली है मैंने इसमें। unlike nullable type, it will not give compiler error on access. It will directly blow on your face if you try to access it without initializing it. But devs are smart people, too smart for their own good. They use Kotlin reflection operators to check if late init variable is initialized or not before accessing it. ठीक है, अब ये चीज समझो, तुमने किसी चीज को लेट इनिट मार दिया, है ना। उसके बाद कंपाइलर कहता है ठीक है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसको इनिशियलाइज करते रहना, है ना। तुम्हें अपने कोड में जब तुम लेट इनिट वेरिएबल पे काम कर रहे होते हो, तुमने वैल्यू असाइन नहीं करी होती, तो तुम्हें लिंट एरर आता है, कंपाइलर एरर नहीं आता। समझ रहे हो, लिंट बताता है कि तुमने इस वेरिएबल की वैल्यू कभी असाइन ही नहीं करी, लेकिन कंपाइलर तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, वो सीधा अगर तुमने वैल्यू असाइन नहीं करी वो फट जाएगा, ठीक है। लेकिन डेवलपर क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाते नहीं है, उनको सोचना भी नहीं है क्यों फटा कैसे फटा, वो सीधा ये चेक लगा देते हैं। तो क्या ये चीज सही है, तुमने कंपाइलर से एक तो कैपेबिलिटी खींच ली, क्योंकि अगर समझ ले तू कोई चीज नलेबल डालता है ना, तो तेरे को उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के हैंडल करना ही पड़ेगा, कोई तेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो यानी तू कंपाइल टाइम रिस्ट्रिक्ट हो गया, कि अगर तू एल्स कंडीशन नहीं देगा ना, उसकी फेलियर कंडीशन नहीं देगा नल चेक की, तो तू आगे नहीं बढ़ सकता। वो कैपेबिलिटी तूने लेट इनिट से खींच ली, कंपाइलर से, कंपाइलर से खींच ली, हाँ। और उसके बाद तू एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसे हैक लगा के कोड चलाना, तो क्या तू सही कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब तू फिर से सोचेगा तो मैं हर चीज को नलेबल करूं, लेकिन मैंने तेरे को बता दिया है, हर चीज को तू नलेबल कर रहा है तो तू क्या चीज हर्ट कर रहा है, हर जगह तेरे को नल चेक लगाने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उससे क्या होगा, बाइट साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सारे नल चेक क्वेश्चन मार्क लगाते हो वो बाइट कोड में ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। और तीसरा, कोड पॉल्यूट हो जाएगा, हर जगह मैं डिफॉल्ट वैल्यू केटर करते हुए चलूंगा ना। देख तू अगर एक जगह डिफॉल्ट वैल्यू केटर करता है ना, उसके नीचे 4-5 जगह तेरे को वो करना पड़ जाता है, कोड को क्वेश्चन मार्क के साथ खेलना पड़ जाता है, तो वो पोल्यूट कर देता है कोड को। एक लाइन का कोड जो होता है उसको 10 लाइन में तेरे को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो कोड की मेंटेनेंस हाई हो जाती है इस टर्म्स में, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है। तो फिर से घूम फिर के किस पे आती है कि टोटली डिपेंड्स अपॉन द डेटा यू आर स्टोरिंग इन द वेरिएबल। तो मतलब अंधाधुन नहीं करना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है वेरिएबल बनाने के लिए भी, ठीक है। चल the problem with this approach is, first, using reflection is a big no-no. They are hackish as, and do you remember those good old Java days where reflection is considered as bad practice and hack? Those days are not gone, my friend. In Kotlin, some reflection operators are being used only for giving interpolation with Java APIs, or those which are fast to execute. Yes, reflection APIs are slower, prefs matter. Second, as I discussed earlier, if you forget to initialize, now if you forget to समझ आया ना फर्स्ट पॉइंट? हाँ कि रिफ्लेक्शन, कॉटलिन में जो रिफ्लेक्शन तुम इस्तेमाल करते हो ना, इसकी उतनी कॉस्ट नहीं है जितनी जावा में थी, क्योंकि उन्होंने डिजाइन ही इस तरीके से करा, अगर तुम ऐसे एक्सेस कर पा रहे हो ना तो फास्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका पागलों की तरह फायदा मत उठाओ, मतलब अगर तुम ये लगा रहे हो तो तुम हैक ही कर रहे हो कोड को, जो कि गलत है, ठीक है। पहला तो मेरा यही मतलब है कहने का, ठीक है। सेकंड पॉइंट से पढ़ ले पूजा। Second, as I discussed earlier, if you forget to initialize,
Plus, if you forget to check if it's not initialized from every access point, it will blow your code base. This is not true for nullable fields, as the compiler will force you to null check them. ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, तुम ये एक जगह कोड नहीं लिखोगे, ये तुम हर ये हर जगह जगह ये कॉल चेक करना आप पड़ेगा. लिखोगे, हम्म तो तुम्हारे हम्म कोड हम्म, में ये सब भरा होगा गंदे लेवल पे, कंपेयर टू हाँ. नलेबल फील्ड। वो तो तेरे को पता ही चल जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाओ वरना कुछ कर ही नहीं सकते तुम। ठीक है, Third, the obvious, you lose compiler support. That is no warning, direct compilation. Compiler can't tell you that the field you're accessing is initialized or not. Yeah, you can say if you accidentally forgot to assign value to a nullable variable, then did all Elvis operator handle. Compiler won't even tell you that you didn't assign value to your nullable type, and code will not blow. But if you do that, then admit it, you're dumb, my friend. मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर तुमने लेट इनिट के अंदर वैल्यू असाइन नहीं करी तो कंपाइलर तुम्हें कोई एरर नहीं देगा, एप्लीकेशन तुम्हारी चला देगा। वो फटेगी कब, जब तुम उस वेरिएबल को एक्सेस मारोगे, यानी कि समझ लो कोई बटन क्लिक पे तूने लेट इनिट का वेरिएबल एक्सेस किया है ना, तो वो जब तक बटन क्लिक नहीं होगा तब तक फटेगी नहीं, राइट? लेकिन कंपेयर टू अ नलेबल वैल्यू, अगर तू उसको कहीं पे हैंडल करना भूल गया, कंपाइलर तेरे को इमीडिएटली बता देगा। अगर बाय चांस समझ ले तूने नल हैंडलिंग कर दी, उसमें गलत वैल्यू डाल दी, ठीक है, और तेरी कोई वैल्यू नहीं आई, ये भी केस हो सकता है ना कि तूने नल हैंडलिंग गलत कर दी और तेरी कोई वैल्यू नहीं आई, लेकिन ये चीज तू फिगर आउट कर सकता है। लेकिन अगर तू तब भी फिगर आउट नहीं कर पाया तो भाई तू ही चूतिया है, ठीक है। अगर तुम नल हैंडलिंग में भी गलत वैल्यू असाइन कर रहे हो ना, तो भाई असली में ठीक है। Finally, you need to wait for garbage collection cycle to release your variables, which isn't a big deal as GC has grown very smart these days. But still, you got extra control using nullable types. ठीक है, तो मैं लेट इनिट के ऊपर बकेती नहीं मार रहा कि लेट इनिट खराब है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो तुम यार इग्नोर नहीं मेरा कर एक सकते डाउट है. नलेबल के ऊपर। लेकिन अब वही चीज मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं करी है, लेकिन नलेबल जो चीज होती है ना, वो हाँ. वेरी हार्ड टू हैंडल है, हम्म. ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो लास्ट यार से मेरा एक कंक्लूजन है, क्वेश्चन है. ठीक हाँ है, इसके बाद पूछती हूँ. कंक्लूजन So क्या my पूछना final है? verdict. So my final verdict would be, if you're using late init, make sure it's initialized at entry point in your code base. It could be your init block or first life cycle call to your UI component creation. Watch out, you all fragment users. Else prefer nullable type. They are always evil. They're not Not always, always. They are not always evil. Sorry. हाँ. ठीक है। हाँ. अब क्वेश्चन पूछ लो, ये एंड था, इसमें मैं ये बता रहा हूँ, लेट इनिट इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा आपका रीजन क्या होने वाला है, आपको पता हो कि इमीडिएटली सेकंड लाइन जो कॉल होगी वो यही होगी, ठीक है। अगर तू इसको फ्रैगमेंट एक्टिविटी के टर्म्स में ले जाएगी, इसलिए समझ आ रहा है मैंने एक्टिविटी में लेट इनिट क्यों बोल रखा है करने के लिए, और फ्रैगमेंट में मैं क्यों मना करता हूँ लेट इनिट करने के लिए, ठीक है। ये 4 पॉइंट खुद में बहुत बड़े हैं फ्रैगमेंट और एक्टिविटी के अंदर डिसाइड करने के लिए, कोई चीज नलेबल होगी, कोई चीज नलेबल नहीं होगी, ठीक है। और आपको बेस्ट यूज केस कब होता है लेट इनिट का, है ना? बेस्ट यूज केस तब होता है जब आपकी क्रिएशन के वक्त कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, है ना, लेट इनिट ब्लॉक हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ना, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की बॉडी होती है, तो वहां पे इनिशियलाइज कर दो उसको, ठीक है। या फिर जैसे एक्टिविटी के अंदर ऑन क्रिएट हो गया, हाँ. एक्टिविटी के ऑन क्रिएट से पहले तुम कुछ कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना, इनिट में कर दो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन वैसे कुछ उखाड़ नहीं सकते तुम, ठीक है। और तुम ये भी नहीं कर सकते कि एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो खुद से और उसको एक्सेस कर लो, तुम वो कर ही नहीं सकते, तरीका ही नहीं है कोई, ठीक है। तो लेट इनिट एक्टिविटीज में बिल्कुल सेफ है, आराम से करो, कोई बड़ बकचोदी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन व्हेन यू कम टू अ फ्रैगमेंट तुम खुद क्रिएट करते हो, तुम क्या कोई भी क्रिएट कर सकता है ना, और वो उसका यूआई क्रिएशन ये सब करना, अगर तुमने उसके अंदर लेट इनिट रख दिया ना, तो भाई साहब तुमने डूम कर दिया कोड बेस को, क्योंकि तुमने रेफरेंस होल्ड करके रख लिया, और वो रेफरेंस ये नहीं कि तुमने डी अटैच कर दिया तो क्लियर हो जाएंगे, वो कभी क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। वहां पे तुम्हें फाइन ग्रेन कंट्रोल खुद से चाहिए उसको क्लीन करने के लिए। यार मुझे एक बात बता, उसमें उस बंदे ने क्या कर रखा हुआ था कि मॉडल क्लास को इनिशियलाइज करा था बाद में, लेकिन उसने ना ये रिफ्लेक्शन ऑपरेटर यूज करके हर जगह पहले उसे चेक करा था, इज इनिशियलाइज्ड इज तो उसने इनिशियलाइज्ड, ठीक लॉजिक ही है। गलत लिख दिया ना, उसने लॉजिक गलत लिखा है, हाँ, ऐसा ये हो सकता है,
बट है ठीक है। हाँ। डिजाइन ही गलत है, सुनने में डिजाइन गलत लग रहा है कितना ज्यादा। ठीक है, वैसे इज इनिशियलाइज चेक का यूज कम करना चाहिए, ये मुझे नहीं पता था, बट मैं मेक श्योर करूंगी कि ऐसा कभी हो ना। ये सिनेरियो आना ही नहीं चाहिए आपके पास। अगर ये सिनेरियो आपके पास आ रहा है ना, तो ये देख, ये सिनेरियो आप कब इनकाउंटर करोगे, तब आप जब आप कैश करने की कोशिश कर रहे हो, जितना मुझे पता है। ठीक है, कैश ठीक कैसे? है। आपने मल्टीपल टाइम एपीआई कॉल मार दी, आपने कहा कि अगर ये इनिशियलाइज है तो तब साइन कर दो, वरना मत साइन करो। ऐसी हरकतों में ना तभी इस्तेमाल करोगे इसका। ठीक है। ठीक है, वरना इसका कोई ठीक है। कोई यूज केस, इस लाइन का कुछ यूज केस नहीं है। हो सकता है कोई अल्टीमेट यूज केस हो, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं, तो मैं डबल क्लॉक के लिए या किसी अनयूजुअल रीजन की वजह से मैं कुछ डिसीजन मेक नहीं कर पा रहा, तो मैं इस वेरिएबल को मैंने फ्लैग की तरफ रख लिया है डिसीजन मेकिंग के, तब मैं ये सब कर सकता हूँ। लेकिन समझ रहे हो ना, वो डिजाइन ही गलत है। कोई भी, मुझे तो कोई सिनेरियो नहीं लग रहा जहाँ पे तुम ये इस्तेमाल करोगे। अगर ये कर रहे हो तो तुम्हारा एपीआई डिजाइन खराब है। बाकी ये लाइन हमेशा याद रखा। ओके। वो समझते नहीं ये चीज कैश है और ये कितना हर्ट करती है। वो बस सीधा उठा के कि हाँ भाई, मेरे को इस फिर मुझको ऑन क्रिएटिव मैंने कुछ करा था, अब मुझे ऑन रिज्यूम में चाहिए, तो ग्लोबल बना के ही कर सकता हूँ मैं। वो ये करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज करनी है ना, तो तुम ऐसे नहीं करोगे। तुम व्यू मॉडल में डाल दिया, एग्जांपल बता रहा हूँ। व्यू मॉडल में तुमने वो पहले क्या करोगे, तुम वो फील्ड व्यू मॉडल में बनाओगे, व्यू मॉडल के अंदर सेट करोगे, व्यू मॉडल से गेट करोगे। अब क्या होगा, तुम्हारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या है? व्यू मॉडल। व्यू मॉडल है। ठीक है, अब व्यू मॉडल ऐसी चीज है जिसका पर्पस ही है जो कैश की तरह काम करे, स्टोर की तरह। कैश गलत काम है, टर्म है यहाँ पे, टर्म है स्टोर। स्टोर की तरह काम करे। स्टोर हब होता है सारे डेटा एंट्री पॉइंट के तुम्हारे, तो वो तुम्हारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है। तो डिजाइन इस पर्पज से किया गया है कि वो ग्लोबली अवेलेबल रहे हर जगह पे, है ना। अच्छा। तो डिजाइन इश्यूज हैं। देखो, तुम डिजाइन इशू करोगे या हैक करोगे, डिजाइन जितना ज्यादा अच्छा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। जितना ज्यादा हैक करोगे, जिंदगी तुम्हारी उस वक्त के लिए आसान हो जाएगी, आगे चल के नड़े लगे गए, नड़े लगे गए। ओके, जो तो इसका फंडा क्लियर है ना। हाँ, तो बेशर्मो जाके ताली बजा दो मेरे आर्टिकल के लिए, ये लो। हाँ। नए वाले पे बजी हुई है एक ताली। अच्छा, कोई नहीं, गुड है, गुड है। व्यू बाइंडिंग पे। हाँ, ओहो, क्या बात है, गरीबा, कोई गरीबा आया मेरे उस पे। चल कोई ठीक गरीब है, बनी है, मतलब मैंने बजाई है। अच्छा, फिर तू ये हो गरीबा। तो हाँ फंडा समझ आ गया ना।